नमस्कार। आज रिज़र्व बैंक का पॉलिसी बाहर आया तो उसके बारे में मैं अपना एनालिसिस पेश करता हूँ। तो जैसे उम्मीद थी आरबीआई ने सीआरआर का कट किया है आधा बेसिस पॉइंट्स और इंटरेस्ट रेट में कुछ रेपो रेट में कुछ फ़र्क नहीं आया, मगर इसके पीछे कुछ बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आरबीआई ने क्यों ऐसा किया और आगे वाले दिन के लिए इसमें से क्या हम सीख सकते हैं। पहली चीज़ है, आरबीआई का काम क्या है। आरबीआई का काम है कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ को बैलेंस में रखना एक तरफ, एट द सेम टाइम करेंसी को भी बैलेंस में रखना। यानी अगर डॉलर बहुत स्ट्रेंथन हो रहा है कि रुपी बहुत ज़्यादा वीकन ना हो। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन और ग्रोथ का पैरेलल आप सब समझते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, तो अच्छा नहीं है देश के लिए ना। फिस्कल डेफिसिट से लेके सब बढ़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा तो खर्चा कम होगा, तो उसका जीडीपी पे भी असर आ सकता है। मगर द सेम टाइम इसको कंट्रोल करना भी इम्पॉर्टेंट है कि ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बस बहुत सपोर्ट किया तो इन्फ्लेशन दौड़ जाएगी। तो ये बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है आरबीआई को। करेंसी के बारे में भी बैलेंस मेंटेन करना, क्योंकि बहुत वीकन हो गया तो शायद एक्सपोर्टर को अच्छा होगा, मगर इंपोर्ट्स, हम नेट ट्रेड डेफिसिट नेशन है तो हमारी इंपोर्ट्स की महंगाई बढ़ जाएगी तो वो इन्फ्लेशन में आके यहाँ पर पेश हो जाएगी। तो रुपी का भी एक बैलेंस रखना चाहिए डॉलर के साथ। तो ये दोनों आरबीआई का काम है और ये दोनों मिलजुल के ही आरबीआई की जो एक्शंस होती हैं वो होती है इंटरेस्ट रेट पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी लिक्विडिटी है ना, पैसा कितना मार्केट में फैलाना चाहिए, कितना पुल बैक करना चाहिए, और इंटरेस्ट रेट जो बैंक को लेंड करते हैं वो रेट को फिक्स करते हैं तो उसके ऊपर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट सेटल हो जाते हैं, राइट। तो अब इस बार उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया। क्यों? मार्केट में भी उम्मीद नहीं थी, बट फिर भी समझना चाहिए कि क्यों। क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, अक्टूबर वाली इन्फ्लेशन 6.2 कंपेयर टू सितंबर में 5.7, और आरबीआई का इस साल का पहले इन्फ्लेशन का टारगेट था 4.5, वो अभी 4.8 में उन्होंने रिवर्स कर दिया है। यानी इन्फ्लेशन उम्मीद से ज़्यादा गई तो रेट कट करने का कोई गुंजाइश नहीं। क्योंकि अगर मानते हैं कि ये इन्फ्लेशन डिमांड के कारण नहीं हुआ, सप्लाई के कारण हुआ, क्योंकि फूड के दाम बहुत बढ़ गए थे, बट फिर भी अगर आरबीआई रेट कट करती तो डिमांड बढ़ जाता तो उसके कारण और भी इन्फ्लेशन बढ़ जाती। तो ये आरबीआई कभी नहीं कर सकती है। उनके मन में जो टारगेट है वो 4% है, अब ये 6% में बहुत उससे आगे है। एट द सेम टाइम आपको ग्रोथ के नंबर भी बहुत नमी में आए थे ना, 5.7 उम्मीद नहीं थी, तो इसलिए इस साल का पहले आरबीआई का ग्रोथ का नमूना था 7.2। आज आरबीआई गवर्नर ने बताया कि वो खाली 6.6 पे आके रुकेगी। अब ये बहुत अफसोस वाली बात है कि ग्रोथ हम कटा रहे हैं, हमको तो बढ़नी चाहिए। अगले साल, इस साल 6-7 से अगले साल 8 में जाना चाहिए था। तो क्या हुआ ये? तो क्यों आरबीआई ने ये ग्रोथ के कारण इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया? एक था इन्फ्लेशन का असर, दूसरी थी कि जो मैंने अपने जीडीपी के वीडियो में आपको बताया था कि अक्टूबर के नंबर जो आए हैं वो ये बता रहे हैं कि वो एक वन ऑफ था, कि वो स्लो ग्रोथ वापस रिपीट नहीं होगा। भले ही वो स्लो ग्रोथ के कारण इस साल का जीडीपी नंबर में नीचे गिराया है, मगर अगले क्वार्टर में ही आरबीआई 6.8 का ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रही है और उसके बाद 7.2, 6.9 और 7.3, यानी करीबन एक साल के लिए करीबन एवरेज 7% का ग्रोथ रेट वापस। तो ये एक शॉर्ट टर्म वन ऑफ था, इसलिए इसके कारण कोई रेट में बदलाव करने के लिए ज़रूरत नहीं थी, ये आरबीआई की थी। इसके पीछे क्या सपोर्टिंग है, मैंने जो वीडियो में बताया था आपको कि पीएमआई के नंबर 57 और 56 पे आए तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज वो उम्मीद दिलवा देते हैं कि आने वाले दिन में डिमांड अच्छा होगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स, दो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी तरह से दौड़ रहे हैं, और गवर्नमेंट की खर्चा कम हुई थी, इसके कारण ये ग्रोथ कम हुआ था। अब बजट के नज़दीक आने पर और इलेक्शन भी हट गया पीछे, तो गवर्नमेंट की कोशिश भी होगी कि खर्चा करे तो उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट इकोनॉमी में ज़रूर आ जाएगा, और इसलिए ग्रोथ की वापसी देख रहे हैं आरबीआई, इसलिए उनको रेट कट के। अब दूसरी बात है ये सीआरआर कट। अब ये सीआरआर आती है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, रेट कल पॉलिसी में नहीं, पर इफेक्ट इसका सिमिलर होता है। तो क्या है मॉनेटरी पॉलिसी? क्या है? क्यों ना, लिक्विडिटी को फैलाना या पुल बैक करना। अब मॉनेटरी पॉलिसी में 3-4 टूल है आरबीआई के पास एक, और ये सब बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही कर सकते हैं आरबीआई। तो पहला होता है वो रिवर्स रिपो रेट, VRRR, वेरिएबल रिवर्स रिपो रेट का ऑप्शन करके लिक्विडिटी को फैलाना या पुल बैक करना, ये करती है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है आरबीआई का, वो हर बार करती रहती है।
सेकंड होता है SLR करके एक रेशो जो बैंकिंग सिस्टम में है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये 21% के करीब। ये क्या है कि हर डिपॉजिट जो बैंक को मिलता है उसमें से 21% वो लेंड नहीं कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में उसको रखना है, जहाँ पे 7%, 6.5, 7 जो भी है वो मिलता है। तो ये टाइटन क्यों करते हैं? क्योंकि अगर कोई ज़रूरत पड़े, कोई रन ऑन द बैंक हो जाए तो उसको इमीडिएटली सेल करके उसको मीट करते हैं। वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है और उसको भी बढ़ा के गिरा के RBI कंट्रोल कर सकती है। वो एक टूल है, इस बार उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया उसका, राइट। तीसरा टूल जो है वो है CRR, कैश रिजर्व रेशो। क्या है ये? 4% से 4.5, पहले 4.5 था, आज 4 हो गया है। बैंक्स को अपने डिपॉजिट में से ये 4, वो 21 अलावा ये 4 उनको RBI को लेंड करना पड़ता है ज़ीरो इंटरेस्ट रेट में, यानी कि इनकी ज़ीरो कमाई उसके ऊपर। ये भी एक फिर लिक्विडिटी की टाइटनिंग होती है और बैंक्स के लिए नुकसान वाली बात है, क्योंकि बिना कोई रिटर्न का ये पैसा जाके अटक जाता है। अब उसमें जो ½ % इन्होंने गिराया, क्यों गिराया और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्यों गिराया? ये था RBI का करेंसी मैनेजमेंट के कारण। क्या हुआ था? ट्रम्प के खबर आने पर जो उन्होंने इलेक्शन जीता, डॉलर बहुत स्ट्रांग होने लगी, तो नेचुरली सभी इमर्जिंग मार्केट के करेंसी वीकन होने लगे। तो इंडिया पर भी दबाव आया, क्योंकि इंडिया में FIS भी बेच रहे थे। अक्टूबर और नवंबर में करीबन 1.25 लाख करोड़ FIS ने बेचा, तो डॉलर उतना निकाला इंडिया से। तो इंडियन करेंसी के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो इस दबाव से बचाने के लिए, क्योंकि RBI का क्या है, एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, बहुत डिप्रिसिएशन ना हो, जितना डॉलर का स्ट्रेंथन हो उतना डिप्रिसिएशन हो, बट बाकी देशों से कंपैरिजन में और ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत डिप्रिसिएशन आता है तो इंपोर्ट्स को अफेक्ट करता है, हमारी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, मगर और शायद एक्सपोर्टर्स सेलिब्रेट करेंगे इसको, मगर प्रॉब्लम क्या है कि इंटरस्टेट कॉम्पिटिटिवनेस एक होता है ना, बांग्लादेश, चाइना, ताइवान, ये सब हमारे साथ कम्पीट कर रहे हैं अमेरिका या यूरोप को एक्सपोर्ट करने में। तो एक करेंसी को दूसरी करेंसी में बहुत फ़र्क आ गया, तो उसी के कारण एक्सपोर्ट शिफ्ट हो सकती है। तो एक बैलेंस मेंटेन करना RBI के लिए ज़रूरी है। और इस बार क्योंकि डॉलर बहुत भयंकर स्ट्रेंथन हो रहा था, उनको अपने रुपये को बहुत वीकन नहीं होना देना था ज़रूरी। तो उनके पास $700 बिलियन के करीब, 600-700 बिलियन के करीब रिजर्व्स है, मगर उसको अगर डॉलर कोई लेके जा रहा है FII, तो वो सप्लाई करना RBI का काम होता है। अगर वो सप्लाई करते हैं तो सिस्टम के ऊपर असर उतना नहीं आता है, इसलिए उतने रिसर्च का अपना 10% उसने इस्तेमाल किया। मगर जब ये करते हैं ना, तो क्या होता है कि रुपये को ड्रॉ करके वो डॉलर ख़रीदना पड़ता है। तो जैसे ही वो डॉलर ख़रीदते हैं, यहाँ पे रुपये का लिक्विडिटी का शॉर्टफॉल हो जाता है। तो ये चीज़ के कारण नवंबर एंड में मार्केट में, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी का शॉर्टफॉल आ गया, राइट। अब एक बात है कि ये हो गया तो जनरली RBI या स्टॉक मार्केट भी जो पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं, आने वाले दिन की बात करते हैं। तो इसके कारण, क्योंकि ओवरऑल इसके पहले लिक्विडिटी ठीक था RBI के कहने से, मगर क्या है कि दिसंबर में एडवांस टैक्स का पेमेंट आता है, दिसंबर 15 तारीख को, जो कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल्स दोनों को एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। वो सिस्टम से लिक्विडिटी हट जाती है, गवर्नमेंट के पास जाती है, अटकती है, जैसे गवर्नमेंट खर्चा करती है उसके बाद ही वापस आती है। तो एक लिक्विडिटी शॉर्टफॉल आने वाले दिन में दिख रहा है। तो इसलिए RBI ने ये CRR कट करके ये 4.5 से 4% का जो उन्होंने गिरावट किया, उससे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा लिक्विडिटी बैंक्स को मिल गया। तो इससे अभी 2-3 बेनिफिट है बैंक को। क्या? पहली चीज़ है कि अब बैंकिंग सिस्टम की हालत ठीक है, ये RBI गवर्नर ने ये भी बताया कि अभी सिस्टम बहुत बढ़िया ठीक है। सेकेंड चीज़ जो हुआ है वो है कि पहले था कि डिपॉजिट्स खाली 10 या 11% बढ़ रहे थे, एडवांसेस 17% बढ़ रहे थे। तो ये गैप जो हो रहा था उसके कारण बैंक्स के ऊपर दबाव दिख रहा था। अब वो स्टेबलाइज हो गया है और डिपॉजिट और एडवांस दोनों सेम लेवल पे बढ़ रहे हैं, तो वो भी चिंता नहीं है। तो ये 1 लाख करोड़ लिक्विडिटी जो RBI ने उनके हाथ में दे दिया, वो सीधा वो जाके लेंड कर सकते हैं। तो बैंक्स के लिए लोन बुक भी बढ़ जाएगा और इकोनॉमी के लिए भी डिमांड को सपोर्ट करने के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। वो एक बात। सेकंड, जैसे मैंने कहा, ये 1 लाख के ऊपर उनको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा था, ज़ीरो इंटरेस्ट मिल रहा था, राइट। तो अब ये 10% में भी उन्होंने एवरेज लेंडिंग किया तो 10,000 करोड़ एडिशनल प्रॉफिट बैंकिंग सिस्टम को आ जाता है, राइट। तो ये एक बात है जो अपनी तरफ से इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात भी करेगी। तो इंटरेस्ट, इतना लिक्विडिटी आ गया है बैंक्स में, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट पे भी थोड़ा दबाव आएगा, तो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट सिनेरियो भी मार्केट में अच्छा होगा। तो मार्केट की यही उम्मीद थी और RBI ने उसके ऊपर डिलीवर कर दिया। तो ये करेंसी के कारण हुआ जो लिक्विडिटी शॉर्टफॉल, उसको RBI ने सेट रेट किया, बट ओवरऑल इसकी भलाई
बैंकिंग सिस्टम को और इकोनॉमी को सब दिख रही है। अब आने वाले दिन का क्या, तो आरबीआई की जो एक्शन है उसको मार्केट तो पहले ही डिस्काउंट 5 दिन से मार्केट बढ़ रहा है, तो आने वाले दिन के लिए ये आज शायद मार्केट उसको रिएक्ट करे ना करे, क्योंकि ऑलरेडी न्यूज़ में है। तो कहते हैं ना, बाय ऑन द एक्सपेक्टेशन सेल ऑन द फैक्ट। पहले एक्सपेक्टेशन था तो सबने खरीदा, आज हो गया चीज़ तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है ना। तो आने वाले दिन के लिए तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में क्या है, फर्स्ट आपको देखना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ की आउटलुक और इन्फ्लेशन की आउटलुक, कि आने वाले दिन की आरबीआई पॉलिसी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अब आरबीआई ने इस साल का तो इन्फ्लेशन बढ़ा दिया, तो अगले क्वार्टर का क्या किया उन्होंने, कि उन्होंने बताया कि अगले क्वार्टर भी इन्फ्लेशन थोड़ा हाई रहने वाला है। कितना? 5.7%। उम्मीद है कि खरीफ की क्रॉप आकर फूड प्राइस को गिराएगी, रबी का सोइंग आएगा, फिर भी उन्होंने अपना इन्फ्लेशन लेवल को 5.7 पे ही रखा है इस अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाली क्वार्टर के नंबर। बट उसके बाद उन्होंने 4.5 तक गिराया है 2 क्वार्टर के लिए, और फाइनल क्वार्टर एक साल के बाद वाली क्वार्टर में 4%। तो ये खबर क्या बता रही है हमें, कि आरबीआई की डायरेक्शन में दिख रहा है कि क्योंकि फूड प्राइसेस सपोर्टिव है और अब के देश के स्थिति में क्या देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस भी स्टेबल है, तो शायद ऐसी स्थिति रही तो ये 4% आरबीआई का जो टारगेट होता है, तो ज़रूर फरवरी पॉलिसी में रेट कट हो या ना हो, ज़रूर 2025 वाली साल में हम 1 या 2 रेट कट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव है बैंकिंग सेक्टर के लिए। और रेट सेंसिटिव जो होता है कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी, रियल एस्टेट, जो भी लेंडिंग के ऊपर डिपेंड होता है, उसके लिए ये पॉजिटिव है, राइट। वो एक है कि इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी आरबीआई की एक डिक्लाइनिंग दिख रही है और 4% सामने दिख रहा है। दूसरी, ग्रोथ के नंबर आंकड़े भी देखें तो उन्होंने पहले इस साल का ग्रोथ को 60 बेसिस पॉइंट्स कम करा दिया। पहले 7.2 था, अभी 6.6 करा दिया। मगर ये 5.7 जो पिछले क्वार्टर का था, उसका इस क्वार्टर में ही वो 6.8 का बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रही है। यानी ये वन ऑफ था, इमीडिएट नेक्स्ट क्वार्टर में रिकवरी हो जाएगा, और उसके बाद 3 क्वार्टर के लिए 7.2, 6.9 एवरेज 7% का ग्रोथ रेट देश में मेंटेन हो जाएगा। तो ये खबर अच्छी है। पहले उम्मीद थी कि इस साल 7 हो जाएगा, अगली साल 7.5, 8 तक जा सकता है, वो उम्मीद अभी खत्म होगी। अभी एक्सपेक्टेशन आरबीआई का है कि 7 का एवरेज, तो 7 का एवरेज उधर और 4.5 का इन्फ्लेशन, तो नॉमिनल जीडीपी जो रियल जीडीपी प्लस, क्योंकि मार्केट नॉमिनल जीडीपी को ही ट्रैक करती है, क्योंकि कॉर्पोरेट की ईपीएस नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से ही बढ़ती है। तो अगर 11.5% एवरेज आपको नॉमिनल जीडीपी एक साल के लिए दिख रहा है, तो मार्केट की भी आपको रिटर्न भी 12, 13, 14 उस परसेंट के लेवल पे ही रखना है। ये 20-30% वाली मार्केट की बढ़त मत रखिए, मगर 12-13% एक अच्छा उम्मीद है। और चीज़ ये है कि पहले मार्केट क्योंकि ये हाई ग्रोथ रेट को एंटिसिपेट कर रहा था, तो बहुत मार्केट में रनअप हुआ, फिर वो अर्निंग्स की स्लोडाउन और चाइना वाली मैटर और ट्रंप वाली मैटर के कारण जो करेक्शन आ गया, अब वैल्यूएशंस थोड़े रीजनेबल लग रहे हैं। अभी भी किसी सेक्टर में एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन, मगर इसीलिए एफआईएस की वापसी, जो अक्टूबर नवंबर में उन्होंने 1.25 लाख करोड़ पैसा निकाला, दिसंबर के अब तक उन्होंने 25,000 करोड़ के करीब पैसा डाला है। तो ये एफआई की वापसी शुरू होगी। अभी दिसंबर में उतना उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी 15 दिसंबर से सब छुट्टियों पे जा जाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट तो शट डाउन हो जाते हैं प्रैक्टिकली। तो जनवरी से ये ट्रेंड को कंटिन्यू होते, क्योंकि ऐसी जीडीपी नंबर आ गई, फिर बजट का भी माहौल होगा, तो डेफिनेटली एफआईएस की वापसी आकर मार्केट को ऊपर ले जा सकती है। मगर जैसे मैंने कहा, मिडिल डबल डिजिट रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखिए। और क्योंकि एफआईएस की वापसी भी है इसमें, और डोमेस्टिक फ्लोज कोई कुछ कमी नहीं आने वाली है। 25,000 करोड़ एसआईपी बुक तो जारी है, मगर याद रखिए कि उस 25,000 करोड़ में 13 से 15,000 करोड़ प्योर मिड एंड स्मॉल कैप खरीदने लायक पैसा होता है, या वो डायरेक्ट मिड कैप स्मॉल कैप में आए, या तो मल्टी कैप फंड या सेक्टरल फंड में आए। तो 13 से 15,000 करोड़ म्यूचुअल फंड मैनेजर को हर महीने अगर मिड एंड स्मॉल कैप खरीदने वाली लायक पैसा आ रही है, तो उनको वही खरीदना होगा। याद रखिए कि सेबी के नियम के तौर पर एक स्मॉल कैप फंड 35% से ज़्यादा नॉन स्मॉल कैप नहीं खरीद सकती है, और एक मिड कैप फंड भी 35% से ज़्यादा नॉन, मिनिमम 65 उसको उसी क्षेत्र में रखना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ये डोमेस्टिक लिक्विडिटी और एफआई की वापसी के कारण तीनों लार्ज, मिड और स्मॉल में स्प्रेड होगा बाइंग कैपेसिटी। तो मेरे ख्याल में मल्टी कैप फंड्स नंबर 1 पिक होंगे अगले साल के लिए, राइट। वो एक क्लैरिटी मेरी तरफ से आपको मैं देना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, उम्मीदें मिडिल डबल डिजिट पे रखिए, नॉट ऑन 20-30% का रिटर्न। सेकेंड बात यह है कि सेक्टरल पिक में करें तो
बैंकिंग का तो पिक होता है, मगर मेरे के लिए BFSI जो स्पेस है वो खाली हम लेंडिंग वाली बात के लिए सपोर्टिव बात ऑलरेडी कर दिया हमने। उसमें बैंक्स आते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब आते हैं। मगर उस दूसरी तरफ भी है, ये SIP बुक कौन बेच रहे हैं? आधा तो बैंक्स बेच रहे हैं, तो उनको कमीशन भी मिलता है, तो AMCs का भी प्रॉफिट बढ़ेगा। एट द सेम टाइम डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो लिस्टेड है, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, और डायरेक्ट रिटेल इक्विटी भी पार्टिसिपेट करते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स, फिर इंश्योरेंस कंपनी को भी पैसा मिलता है। तो ये जो है नॉन लेंडिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का भी, क्योंकि देश की पर कैपिटा GDP 2200 के लेवल से आज 2700 के लेवल तक पहुंच चुकी है। और यहाँ पे एक डिवाइड है, यानी रिच हो रहे हैं, पुअर हो रहे हैं, तो हायर सेगमेंट में और भी इनकम बढ़ा है। तो नेचुरली ये चीज़ है कि वो जो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं ज़्यादा पैसा, मगर बोरोइंग भी करेंगे तो EMI के ज़रिए करेंगे तो लेंडिंग के लिए भी सपोर्ट होगा। तो मेरे लिए और एक चीज़ जो BFSI सेक्टर को सपोर्ट करती है कि बैंक इंडेक्स का 1 साल का रिटर्न 14% रहा है, मेरा निफ्टी का 17 रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली बैंक इंडेक्स ने जितना निफ्टी तरह की रिटर्न नहीं दिया, तो इसके वैल्यूएशन भी उतना 10-15% कम में है। तो एक स्वीट स्पॉट्स में है। तो मेरे लिए अगर सेक्टरल पिक आपको करना है तो BFSI, बैंकिंग सेक्टर फंड्स, जो सभी तरह के BFSI कंपनियों में निवेश करते हैं, वहाँ पे एक एलोकेशन आप ज़रूर कर सकते हैं, राइट। तो इस ओवरऑल एक्सप्लेनेशन से शायद आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी, और अगले जो डेटा पॉइंट जो भी आता है उसके ऊपर मैं मिलता हूँ। आपके लिए धन्यवाद, नमस्कार।